स्टूडेंट्स, हमारा अभिक्रमित अनुदेशन चल रहा था, तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने करा दिया था। मैंने आपको अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में समझा दिया था और हमारा जो मेन टॉपिक था कि हमारा जो रह गया था, बीच में ही छूट गया था, तो वो अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन के प्रकार रह गए थे, जो कि मैंने आपको 5 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? रेखीय, शाखीय, गणितीय, स्वनिर्देशित अभिक्रम, कंप्यूटर आधारित अभिक्रम। 5 मैंने आपको बताए थे, लेकिन 3 बहुत ज़रूरी होते हैं, रेखीय, शाखीय और गणितीय। इन तीनों में से क्वेश्चन आंसर जरूर आ जाते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको बाद में समझा दूंगी, और ये हमारा बीच में रह गया था, तो लाइव क्लास में भी हमारा ये नहीं हो पाया था, और अब हम इसे अभी देखेंगे, क्योंकि लाइव क्लास के लिए ये है कि क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, तो ये अच्छा रहता है कि आपकी तैयारी भी संग संग चलती रहती है, तो इसीलिए इसे हम अभी देखेंगे। हमारे रेखीय, शाखीय, गणितीय ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं, तो ये छूट गए थे। बाकी अभिक्रमित अनुदेशन मैंने आपको समझा ही दिया था कि क्या होता है अभिक्रमित अनुदेशन, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। तो अभिक्रमित अनुदेशन अनुदेशात्मक क्रिया को अनुदेशन और स्व अधिगम में परिवर्तित करने की तकनीक है। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है, ठीक है। और इसमें विषय वस्तु को या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है, और इसमें अधिगम करता इन्हें पढ़कर सही या गलत अनुक्रियाएं करता है, गलत अनुक्रियाओं को ठीक करता है, सही अनुक्रियाओं की पुष्टि करता है। समझ आ गया था आपके? और पुष्टि करता मतलब अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है किसी योजना के अनुसार शिक्षण और अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य अधिगम को स्थायी बनाना। पुराने समय में ये विधि भारत और यूनान में बहुत प्रचलित थी, और इसका जो स्वरूप था वो प्रश्नोत्तर था पुराने समय में, और इस विधि का प्रयोग रेखा गणित के शिक्षण में बहुत किया गया है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया और अभी भी बता रही हूँ मैं। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन थे? इसके जनक थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर और क्राउडर। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया को बहुत गहनता से अध्ययन किया, और अपने प्रयोगों के द्वारा वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रयत्न और प्रयोगों के द्वारा वो अपने प्रयोगों के द्वारा वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रयत्न और सफलता प्राप्त करने में सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है, और वह सीखने में रुचि लेता है। और इसके 5 प्रकार मैंने आपको बता ही दिए हैं। अनुदेशन का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है कि अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। तो अनुदेशन का अर्थ होता है आज्ञा देना या ज्ञान देना। ज्ञान को हम सुझाव के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ये अंग है। और भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई थी? ये आ जाता है क्वेश्चन में। तो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत 1963 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है। और रेखीय, जो कि तीन बहुत जरूरी हैं आपके, तो रेखीय ये इसके जो जनक हैं वो हैं B.F. स्किनर, उन्होंने 1963 में ये प्रतिपादित किया था। और शाखीय इसके नॉर्मन A. क्राउडर हैं, उन्होंने 1954 में इसका प्रतिपादन किया था। और गणितीय जो है, जो इसका तीसरा प्रकार है, वो है उसके जो जनक हैं वो हैं थॉमस F. गिलबर्ट, उन्होंने 1962 में इसका प्रतिपादन किया। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। और जैसा कि हम आज तीनों में से एक तो देख ही लेंगे, रेखीय आज हम देखेंगे। तो रेखीय से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, तो मेरे ख्याल में आपकी समझ आ गया होगा कि अभिक्रमित अनुदेशन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब आपकी समझ आ गया होगा कि किसी भी पाठ्य वस्तु को या विषय वस्तु को क्रमबद्ध या योजनाबद्ध होना, ठीक है, करना। ज्ञात के छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को
अभिक्रम और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इसमें सिखाई जाने वाली सामग्री को तार्किक क्रम में छोटे छोटे फ्रेमों में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि जो पहला फ्रेम होता है वो आगे आने वाले फ्रेम का आधार होता है। इसके सिद्धांत कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्क्षण प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वयगति का सिद्धांत, स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत, लघु पदों का सिद्धांत। ठीक है, ये आपकी समझ आ गया होगा। तो देख लेते हैं पहले ये तीनों प्रकार। देखने से पहले हम ये देखेंगे कि परीक्षण और मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, फिर हम रेखीय, शाखीय और गणितीय के बारे में जानेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि परीक्षण एवं मूल्यांकन के बारे में। चलिए देखते हैं, दिखाई दे ही रहा होगा सभी को, परीक्षण एवं मूल्यांकन। पता नहीं क्यों इतना गिरा जाता है, भगवान जाने। कैमरा बहुत लूज हो गया है इसका, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है। दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलिए, प्रोग्राम निर्माण का यह अंतिम कार्य होता है जिसके अंतर्गत तैयार संशोधित प्रोग्राम ड्राफ्ट का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। इसमें निम्नांकित क्रियाएं संपादित की जाती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं संपादित की जाती हैं? प्रोग्राम निर्माण का यह अंतिम कार्य होता है। ठीक है, क्या? परीक्षण एवं मूल्यांकन। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसका पहला जो है, पहली क्रिया क्या है वो देख लेते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, इसमें प्रोग्राम को 4-5 छात्रों पर प्रशासित किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि तैयार प्रोग्राम ड्राफ्ट में पद, आकार, भाषा, प्रत्यय, उपक्रमक तथा अनुबोधक आदि से संबंधित क्या क्या कमियां हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों की प्रतिक्रियाएं भी नोट की जाती हैं और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन प्रयोग में किया जाता है। जो ये व्यक्तिगत परीक्षण है, जो ये क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को 4-5 छात्रों पर प्रशासित किया जाता है। 4-5 छात्रों के साथ किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि जो तैयार प्रोग्राम ड्राफ्ट में पद, आकार, भाषा, प्रत्यय, उपक्रमक तथा अनुबोधक आदि से संबंधित क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, कमियां देखी जाती हैं और इसके अतिरिक्त छात्रों की जो भी प्रतिक्रियाएं, इसके अतिरिक्त और भी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो नोट की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड वाला, लघु समूह परीक्षण। परिवर्तित तथा परिमार्जित प्रोग्राम पुनः 10-20 छात्रों के समूह पर प्रशासित किया जाता है। छात्रों से इस ड्राफ्ट में जरूरी परिवर्तनों तथा सुधार हेतु सुझाव मांगे जाते हैं। इनकी प्रतिक्रियाएं एवं लिए गए समय को भी नोट किया जाता है और इन सभी आधारों पर प्रोग्राम में पुनः संशोधन तथा परिमार्जन किया जाता है। पहले आपने देखा कि 4-5 छात्रों पर प्रशासित किया जाता है, उसके बाद उनकी जो कमियां होती हैं वो नोट की जाती हैं और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिवर्तित तथा परिमार्जित प्रोग्राम पुनः 10-20 छात्रों पर समूह में पर प्रशासित किया जाता है। जो परिवर्तन किया जाता है प्रोग्राम में, जो परिमार्जन किया जाता है प्रोग्राम में, उसको दोबारा से 10-20 छात्रों पर किया जाता है। ठीक है, छात्रों से इस ड्राफ्ट में जरूरी परिवर्तनों तथा सुझाव हेतु सुझाव मांगे जाते हैं और उन छात्रों से, एक मिनट ज़्यादा जूम हो गया है, सुझाव मांगे जाते हैं परिवर्तन के लिए और सुधार के लिए। ठीक है, इनकी प्रतिक्रियाएं एवं लिए गए समय को भी नोट किया जाता है। जो इनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं और कितना समय इन्होंने लिया है परीक्षण में, प्रोग्राम में, तो उसका भी समय नोट किया जाता है और इन आधारों पर प्रोग्राम में पुनः संशोधन तथा परिमार्जन किया जाता है और उसी के आधार पर एक बार फिर से उसमें सुधार किया जाता है। ज़्यादा ही जूम हो गया है तो एक मिनट दूर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, ठीक है,
फिर से इसमें सुधार किया जाता है। दिखाई दे रहा होगा सभी को। क्या करूं, हाथ से पकड़ना पड़ रहा है आज फिर कैमरा। चलिए, इसमें दोबारा से सुधार किया जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है क्षेत्र परीक्षण। प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए प्रोग्राम को एक प्रतिनिधि न्यायाधीश पर पुनः प्रशासित किया जाता है और छात्रों की बड़े पैमाने पर की गई प्रतिक्रियाओं प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए, मतलब एक बार परीक्षण कर लिया, उसमें सुधार कर लिया, दूसरी बार परीक्षण कर लिया, फिर उसमें सुधार कर लिया। अब क्षेत्र परीक्षण के अंतर्गत क्या है, प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए प्रोग्राम को एक प्रतिनिधि न्यायाधीश पर पुनः प्रशासित किया जाता है और छात्रों की बड़े पैमाने पर की गई प्रतिक्रियाएं तथा दिए सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट में पुनः संशोधन किया जाता है और जो भी सुझाव दिए जाते हैं उनके आधार पर दोबारा से उसमें सुधार किया जाता है। इस परीक्षण के आधार पर प्रोग्राम की उपयुक्तता तथा वैधता स्थापित की जाती है। चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया था। उसकी उपयुक्तता तथा वैधता स्थापित की जाती है इस परीक्षण के आधार पर। जो भी ये परीक्षण होता है उसके आधार पर इसकी क्या उपयुक्तता है तथा कितना ये वैध है उसकी ये निर्धारित किया जाता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन किस तरह से होता है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षण का। ये मूल्यांकन के बिना कोई भी परीक्षण पूरा नहीं है, अधूरा है। चलिए, क्षेत्र परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। जो ये क्षेत्र परीक्षण है, तीसरा पॉइंट था हमारा, उसके आधार पर प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर जो क्षेत्र परीक्षण है, तीसरा वाला पॉइंट है। पहला था हमारा व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा था लघु समूह परीक्षण, तीसरा था क्षेत्र परीक्षण। तो जो उसमें प्राप्त आंकड़े होते हैं उसके आधार पर निम्नलिखित चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। किस किस चीज का, पहला है प्रोग्राम की त्रुटि दर यानी एरर रेट, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके लिए सूत्र दिया गया है, इस तरह से इसको सूत्र के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये त्रुटि दर रेखीय प्रोग्राम में 5% से 10% तथा शाखात्मक प्रोग्राम में 20% तक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यह ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए ये TTR ये इसका सूत्र है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। TTR का मूल्य 0.25 से 0.33 के मध्य रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है तारतम्य प्रभाव। ठीक है, एक मिनट इसे थोड़ा सा वो कर देती हूँ जिससे पूरा दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा होगा, तो इसे देख लेते हैं जल्दी से। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका सूत्र आपको याद होगा तभी कुछ कर पाएंगे, है ना। चलिए, तारतम्य प्रभाव स्केलोग्राम की सहायता से देखा जाता है। मानदंड परीक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर स्केलोग्राम तालिका बनाई जाती है। इस तालिका के आधार पर प्रोग्राम का तारतम्य प्रभाव देखा जाता है। यदि तालिका देखने पर पता चलता है कि पाठ्यक्रम में क्रम व्यवस्था उचित नहीं है तो प्रोग्राम में सुधार लाने का प्रयास करना पड़ता है। तो ये हमारा परीक्षण एवं मूल्यांकन, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी था रेखीय, शाखीय और गणितीय देखने से पहले कि ये इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते हैं। तो ये हमने आज देख लिया कि परीक्षण क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। तो ये हमने देख लिया है, आप लोग की समझ आ गया होगा। फिर हम आगे देखेंगे रेखीय। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या आते रहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।